ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद है आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। किसी तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रही हैं तो आप व्हाट्सएप पर या फिर यूट्यूब चैनल पर अपना मैसेज छोड़ दें ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में स्टडी की थी। आज हम लोग क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर एवं फंक्शंस की यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही हम लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें आए हुए कुछ प्रश्नों को की भी यहाँ पर हर रोज़ की तरह इस वीडियो में भी डिस्कशन किया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट क्या है उसको पढ़ने से पहले लवक शब्द आया था। क्लोरोप्लास्ट से पहले उसकी हम बात कर देते हैं। लवक प्लास्टिक शब्द हेकल नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछते हैं प्लास्टिक शब्द किसने दिया है, तो प्लास्टिक शब्द हेकल नामक वैज्ञानिक ने दिया है। उसके बाद शिम्पर एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्हें प्लास्टिक को क्लोरोप्लास्ट नाम दिया है। प्लास्टिक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। जब हम पादप और जंतु कोशिकाओं को डिफ्रेंशिएट करते हैं, दोनों में जब हम अंतर देखते हैं तो मुख्य अंतर जो होता है वो है प्लास्टिड की प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होगा। प्लांट सेल की खास बात है, प्रमुख विशेषता है प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड की उपस्थिति तो केवल और केवल किस में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड की उपस्थिति होती है। लवक के 3 प्रकार हैं, प्लास्टिड के 3 प्रकार हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। 1 बाय 1 हम यहाँ इनकी बात करेंगे। ल्यूको यानी वाइट, श्वेत यानी रंगहीन, कलर नहीं है कुछ भी, वाइट है ये। और मॉड्यूल का मतलब, मॉड्यूलेट का मतलब होता है ढांचा। इसका मतलब है प्लास्टोज, ये ग्रीक शब्द है। वर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट 2 ग्रीक शब्दों ल्यूकोज और प्लास्टोज से बना है। ल्यूकोज का अर्थ होता है वाइट है और प्लास्टोज का अर्थ होता है मॉड्यूलेट। ये रंगहीन लवक होता है। कलरलेस प्लास्टिड हैं जो पौधों के डार्क साइड, जो सीधे सूर्य के प्रकाश में जो हिस्से नहीं होते हैं, उन हिस्सों में ये पाया जाता है जहाँ पर सूर्य का सीधा प्रकाश नहीं पड़ता है। ल्यूकोप्लास्ट मुख्य रूप से पौधों में खाद्य सामग्री यानी जो भोज्य पदार्थ है उनको स्टोर करने का काम करते हैं। कई ऐसे प्लांट्स हैं जिन ऐसे प्लांट्स पार्ट्स हमने देखे हैं, हम पढ़ते हुए आए हैं, जिनमें भोजन संग्रहित रहता है। तो जो भोजन का जो संग्रहण करने का काम है वो ल्यूकोप्लास्ट द्वारा किया जाता है। भोजन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा के रूप में मुख्यतः पौधों में संग्रहित होता है। इसके लिए ल्यूकोप्लास्ट को 3 भागों में बांटा गया है। एमाइलोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इनको लेकर जनरल ये प्रश्न पूछे जाते हैं। एमाइलो शब्द होता है, एमाइलो का मतलब स्टार्च। तो स्टार्च को संग्रहित करने वाले ल्यूकोप्लास्ट को, किसको, स्टार्च को जो स्टोर करते हैं उनको हम एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। जैसे आलू, आप ट्यूबर, आलू का जो ट्यूबर है वो आलू है, व्हीट है और राइस जो होता है उसमें स्टार्च की मात्रा इनके ग्रेन्स में ज़्यादा होती है। आलू में स्टार्च सबसे अधिक पाया जाता है, उसका स्टोरेज जो है वो एमाइलोप्लास्ट में होता है। एलियोप्लास्ट, एलियो का मतलब होता है वसा, ऑयल का स्टोरेज करने वाले, यहाँ जो फैट होता है उसको स्टोर करने वाले ऑर्गेनल जो होंगे वो कहलाएंगे आपका एलियोप्लास्ट। एंडोस्पर्म ऑफ सीड की जो भ्रूणपोष हैं उसमें ये पाए जाते हैं, जहाँ पर वसा का मुख्य रूप से संग्रहण किया जाता है। इनको ओलियोसोम के रूप में भी जाना जाता है। इनको दूसरा नाम इलियोप्लास्ट को ओलियोसोम भी कहा जाता है। कई बार इलियो और ओलियो, तो एलियो और ओलियो में कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों का मतलब ये है स्टोरेज ऑफ फैट को स्टोरेज करने वाले अवर्णी लवकों को एलियोप्लास्ट कहा जाता है। एल्यूरो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मीज का अगर हम लोग पढ़ते हैं, नॉर्मली मीज में एल्यूरोन लेयर हमने पढ़ी है कि भ्रूणपोष के चारों ओर एक लेयर पाई जाती है जिसको एल्यूरोन लेयर कहा जाता है। तो एल्यूरोन शब्द यहाँ आया है प्रोटीन के लिए। तो प्रोटीन का भंडारण करने वाले अवर्णी लवकों को एल्यूरोप्लास्ट कहा जाता है। जैसे फलियों के बीज के भ्रूणपोष में ये पाया जाता है, इसको प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं। मेज में जो एल्यूरोन लेयर होती है वो प्रोटीन का प्रमुख सोर्स हैं। इस तरह से प्लास्टिड है। प्लास्टिड में इटियोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट जिसमें एमाइलोप्लास्ट,
किसका है? एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का, एलियोप्लास्ट होता है जो है फैट का, और प्रोटीनोप्लास्ट किसका स्टोरेज करता है? प्रोटीन का। क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णीला भाग, जो रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं, उनको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट में दो मुख्य वर्णकों की बात हम पौधों को लेकर करते हैं, एक ज़ैंथोफिल और एक कैरोटीन। जो रेड कलर का जो होगा, रेड या ऑरेंज, जैसे गाजर जो है ना, गाजर का जो कलर है, टमाटर का जो कलर है, वो कैरोटीन है। येलो कलर जो होता है फ्रूट्स में फ्रूट्स में होता है, या वेजिटेबल्स में जो है येलो कलर है, या लीफ का कई बार आप येलो कलर देखते हैं, लीफ जो है पीली पड़ जाती है, क्लोरोफिल होकर नष्ट होकर पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। तो येलो जो कलर होता है वो ज़ैंथोफिल के कारण होता है। तो ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं। पौधों में दो मुख्य वर्णकों की हम बात करते हैं, एक होता है मैन पिगमेंट्स और एक एसेसरी पिगमेंट। मैन पिगमेंट में हम क्लोरोफिल आगे बात करेंगे, और सहायक वर्णकों में हम बात करते हैं ज़ैंथोफिल और कैरोटीन की। तो ज़ैंथोफिल और जो कैरोटीन है वो एसेसरी पिगमेंट्स हैं, ये लाइट को एब्जॉर्व करते हैं और क्लोरोप्लास्ट को देते हैं। इस तरह से, जैसे ये एंटीना है, ये आपका ज़ैंथोफिल और कैरोटीन है, ये क्लोरोफिल है। तो जो लाइट को ये ऑब्जर्व करेंगे, जब ये लाइट को ऑब्जर्व करते हैं तो ये कहाँ तक पहुँचाते हैं? ये क्लोरोफिल तक देते हैं। इस कारण इनको एसेसरी पिगमेंट हम कहते हैं, सहायक वर्णक कहा जाता है। मिर्च या टमाटर के हरे से लाल रंग में परिवर्तन क्लोरोप्लास्ट से का क्रोमोप्लास्ट में बदलने से होता है। जो टमाटर में है वो लाइकोपीन, लाल रंग का जो वर्णक है वो लाइकोपीन वर्णक होता है, उसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। थर्ड नंबर हम वर्ण की बात कर रहे हैं, प्लास्टिड की बात कर रहे हैं, और वो है क्लोरोप्लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पादपों में पाए जाने वाला प्रमुख हरे रंग का वर्णक, जिसके कारण ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, जिनको प्रकाश संश्लेषी वर्णक के नाम से जाना जाता है। ध्यान ये रखना है आप लोगों को कि क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल है, एक कोशिकांग है, और क्लोरोफिल एक वर्णक है, एक पिगमेंट है। ये दोनों टर्म्स हैं, मिलती जुलती टर्म्स होती हैं, कई बार हमें कन्फ्यूज़न पैदा करती है, तो कन्फ्यूज़न न होइएगा। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल है और क्लोरोफिल एक पिगमेंट्स हैं, एक वर्णक हैं। क्लोरो मीन्स ग्रीन। क्लोरो शब्द जहाँ भी आता है, ग्रीक भाषा में क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, और प्लास्टोस का मतलब होता है ढांचा। हरे रंग का कोई एक ऐसा ढांचा है पौधों में पाया जाने वाला। क्लोरोप्लास्ट शब्द शिम्पर ने दिया है। क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल और ज़ैंथोफिल जैसे वर्णक भी पाए जाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। सामान्यतः पौधों की मीजोफिल, पौधों में अगर हम बात करें तो स्पंजी टिश्यू और मीजोफिल टिश्यू, दो तरह के टिश्यू पौधों में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो मीजोफिल सेल्स होती है ना, उसको आपने इस तरह से बनाया होगा, इस तरह से आप देख रहे हैं ना, इस तरह से कोई भी सेल जहाँ बनी हुई होगी, इसका मतलब उस सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। क्लोरोप्लास्ट जहाँ भी मौजूद होगा उसको हम इस तरह से बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जिस भी सेल में होगा हम ऐसे बनाते हैं सेल को। और जब जीव द्रव्य की हम बात करते हैं तो हम इस तरह से बिखरा हुआ कहीं भी, ठीक है। तो जो चीज़ें क्लोरोप्लास्ट जो बनाया जाएगा, क्लोरोफिल अगर कहीं मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, तो हम ऐसे सेल को बनाएंगे, और जीव द्रव्य है तो सेल को ऐसे बनाया जाएगा। तो आप जब मेसोफिल सेल्स को बनाते हैं तो हर एक सेल को इस तरह से पर्ण मध्योतक कोशिकाओं को ऐसे बनाया जाए। इसका मतलब प्रत्येक कोशिका में क्लोरोफिल मौजूद होता है। अधिकांश शैवालों जैसे क्लेमाइडोमोनास में एक क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन उच्च श्रेणी यानी हायर प्लांट्स में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट का सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक न एक प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको लेकर पूछा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट का सेफ सामान्यतः ये अंडाकार आकृति का होता है, ओव्यूल शेप्ड का होता है, लेकिन अलग अलग प्लांट्स, जो लोअर प्लांट्स खासकर हम बात करें एल्गा की, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट का शेप अलग अलग पाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख रहे हैं। कप शेप्ड होगा क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला में, स्पाइरल यानी रिबन जैसा स्पाइरोगाइरा में, मेखलाकार यूलोथ्रिक्स में होगा, ग्रिंडल शेप्ड स्टार शेप्ड जाइगोनिमा में, डिस्कॉइड होता है वाउजीरिया में, और रेटिकुलेट यानी जालिकाकार होगा ओडोकोनियम और क्लेडोफोरा में।
केमिकल कंपोजिशन होते हैं। क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः जो लेयर होती है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। उसके अलावा इसमें मुख्य वर्णक क्लोरोफिल, सहायक वर्णक कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स में हमने दो वर्णकों की बात करेंगे। कैरोटीनॉइड्स में ज़ैंथोफिल और कैरोटीन। कैरोटीनॉइड्स में कितने वर्णक हैं? दो, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन। तो ये क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है। राइबोसोम 70 इस प्रकार का होता है। क्लोरोप्लास्ट का जो लिपिड होगा वो फास्फोलिपिड, स्टीरोल और वैक्स होता है। क्लोरोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ये मुख्य रूप से स्टार्च और शुगर फॉस्फेट के रूप में होगा। अगर कार्बोहाइड्रेट है तो किसके रूप में है? शुगर फॉस्फेट और स्टार्च के रूप में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में पाई जाने वाली प्रमुख संरचनाओं में हम बात करेंगे क्लोरोफिल की। क्लोरोप्लास्ट का प्रमुख अवयव है हरे रंग का वर्णक जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है उसे हम पर्णहरित कहते हैं। क्लोरोफिल का अणु असिमेट्रिक होता है। इसके हेड में मैग्नीशियम अणु एक हाइड्रोफोलिक हेड तथा 4 पाइरोल न्यूक्लियाई से घिरा रहता है। एक एमजी मॉलिक्यूल्स हैं। मैग्नीशियम अणु से फाइटोल वाले जुड़ी रहती है। ये देखिए आप लोग यहाँ पर क्लोरोफिल की संरचना। ये हम यहाँ पर सेल अगर हम लोग देखें, एक लीव का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो ये जो सेल की मेसोफिल सेल्स होती हैं उसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। और क्लोरोफिल का जो थाइलेकॉइड है, जिस थाइलेकॉइड वाला भाग है उसमें जो है वो क्या पाया जाता है? पर्णहरित पाया जाता है। थाइलेकॉइड की में क्वांटासोम होते हैं और क्वांटासोम में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकॉइड में क्वांटासोम और क्वांटासोम में क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल पाया जाता है। ये मैग्नीशियम हेड है और इसके चारों तरफ 4 जो रिंग्स होती हैं जिनको पोरफायरिन हेड कहा जाता है। ये हाइड्रोफोबिक टेल है और ये हाइड्रोफिलिक हेड होती है। क्लोरोफिल ए अगर है तो सी यहाँ पर एन, क्लोरोफिल ए और बी का हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या कोई ज़्यादा डिफरेंस दोनों स्ट्रक्चर में नहीं है, लेकिन आर समूह जहाँ होगा यहाँ पर क्लोरोफिल ए है तो CH3 समूह, मेथिल समूह यहाँ पर अगर जुड़ा हुआ है मैथिल तो वो क्लोरोफिल ए है। और इसकी जगह अगर एल्डिहाइड CHO समूह जुड़ा हुआ है तो वो क्लोरोफिल बी का हो गया। ये पोरफायरिन रिंग है और ये हाइड्रोफोबिक टेल होती है जिसे पाइरोल टेल कहा जाता है। सहायक वर्णक के रूप में कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स के 2 प्रकार हैं, एक है कैरोटीन और दूसरा ज़ैंथोफिल। दोनों वर्णक विटामिन ए से संबंधित हैं। आप लोगों को याद हो, आप लोग जब अगले क्लास में जाएंगे, हम जब बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे तो हमने आपका नाम तो आपने सुना भी होगा, गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। तो उसमें कैरोटीन वर्णक को डालकर विटामिन ए को उसमें उत्पन्न किया गया है। डोडोफिल प्लांट से जो कैरोटीन को आइसोलेटेड किया गया है और राइस में उसको डालकर गोल्डन राइस को बनाया गया है जो विटामिन ए से भरपूर होता है। कैरोटीन में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है। ज़ैंथोफिल में हाइड्रोक्सिल समूह पाए जाते हैं। ये दोनों सहायक वर्णक है, एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो सनलाइट को हार्वेस्ट करके क्लोरोफिल तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये देखिए आप लोग, जब मैंने कहा अलग अलग तरह के वर्णक हैं, नॉर्मल जो लीव्स होती है वो हरे रंग की होती है क्लोरोफिल के कारण, लेकिन जब क्लोरोफिल धीरे धीरे नष्ट होता है तो ये कैरोटीनॉइड ज़ैंथोफिल में बदल जाता है, जिसके कारण पत्तियाँ कैसी नज़र आती है? हमें पीली नज़र आती है। कई बार कुछ पौधों की पत्तियाँ आपको ऑरेंज कलर की भी दिखेगी, वो इसलिए होती है क्योंकि क्लोरोफिल के नष्ट हो जाने के कारण ये ब्लू और रेड, ये ग्रीन और ब्लू को तो ऑब्जर्व करता है, लेकिन रेड प्लस येलो को रिफ्लेक्ट करने के कारण इनका कलर कैरोटीनॉइड्स के कारण गोल्डन ऑरेंज होता है। एंथोसाइनिन पिगमेंट्स जिन पौधों में पाया जाता है उनकी जो पत्तियां हैं वो इस तरह से डार्क रेड कलर की पाई जाती है। तो ये अलग अलग वर्णक हम पत्तियों को देखकर पता लगा सकते हैं कि उनमें कौन से वर्णक है। अगर ग्रीन कलर की लीव्स हैं, सामान्यतः पौधों की आप देख ही रहे हैं हरे कलर, क्योंकि वो हरे रंग का परावर्तन करती है। लीफ पे जो विबग्योर हमने 7 कलर पढ़े ना, वो विबग्योर ये 7 कलर हमने पढ़े, तो इसके कारण ये है। तो
वो इसके कारण इनका जो रंग जो होता है वो क्या होगा, विबग्योर। इसके कारण इसका जो रंग होगा वो क्या होगा, इसके कारण जो इनका रंग होता है वो जिस रंग का रिफ्लेक्शन करती है उस रंग की हमें पत्तियां नज़र आती है। तो हरे रंग का रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है और पत्तियां आपको हरी नज़र आएगी। येलो कलर की लीव्स हैं, इसका मतलब उसमें ज़ैंथोफिल है। और ऑरेंज कलर का, इसका मतलब उसमें कैरोटीन है। और एंथोसाइनिन है, इसका मतलब वो डार्क रेड कलर की लीफ है। तो उसमें जो वर्णक डोमिनेट है वो कौन सा है, एंथोसाइनिन है। अगर क्लोरोप्लास्ट का हम स्ट्रक्चर देखें तो हमने पहले भी बात की थी, ये डबल मेम्ब्रेन दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग होता है। बाहरी और भीतरी झिल्ली के मध्य जो अवकाश प्रेजेंट होता है उसको पेरिप्लास्टिड स्पेस कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट के दो प्रमुख भाग है, मैट्रिक्स और ग्रेना। मैट्रिक्स क्रोनो भाग का जो मिडिल पोर्शन यहाँ का जो भाग होता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, जिसमें DNA पाया जाता है। इसमें स्टार्च ग्रेनुलर ऑस्मियम अभिरंजित बूंदें भी पाई जाती है। इस तरह से ये देखें, ये डबल मेम्ब्रेन, आप बाहर की तरफ इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस दोनों के बीच का अवकाश पेरिप्लास्टिड अवकाश देख रहे हैं। ये वाला आप भाग देख रहे हैं, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। इसमें DNA, RNA, लिपिड ग्रेनुलर्स, स्टार्च ग्रेन पाए जाते हैं। और ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये भाग, ये ग्रेना भाग हैं, जहाँ लाइट संबंधित अभिक्रियाएं जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। ये ग्रेना थाइलेकोइड पट्टियों से मिलकर बनता है। थाइलेकोइड की पट्टियाँ एक के ऊपर एक सिक्कों की ढेरी, जैसे सिक्के जो होते हैं ना, हम किस तरह से अरेंज करते हैं, सिक्कों की ढेरी होती है, उसी तरह से थाइलेकोइड पट्टिकाएँ एक के ऊपर एक अरेंज होकर सिक्कों की ढेरी जैसी संरचना बनाती है, जिसे ग्रेना कहा जाता है। सिंगुलर ग्रेनम है और प्लूरल ग्रेना। एक है तो हम ग्रेना, बहुत सारी है तो हम ग्रेना कहेंगे। ये ग्रेनम है। थाइलेकोइड पट्टिकाएँ जो होती है एक सिक्कों की ढेरी की तरह अरेंज होकर ग्रेनम का निर्माण करती है। और जो ग्रेना होती है वो आपस में वो एक लेयर द्वारा, लेमिनी मेम्ब्रेन द्वारा या थाइलेकोइड लेमिनी द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती है। प्रत्येक जो ग्रेनम होती है, प्रत्येक जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, उसमें विशेष प्रकार के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें हम क्वांटासोम कहते हैं। ग्रेना लैमिनिया पट्टिकाओं में पाई जाती है। इसकी मोटाई लगभग 40 से 50 प्लेट जैसी ये संरचना एक अधिक ग्रेना बनाती है। ग्रेना आपस में इंटरग्रेना लैमिनी द्वारा जुड़ी रहती है। इसको फ्रेट मेम्ब्रेन या स्ट्रोमा लैमिनी भी कहा जाता है। स्ट्रोमा लैमिनी भी कहा जाता है। ग्रेना का निर्माण थाइलेकोइड का एक के ऊपर एक अरेंज होने से होता है। प्रत्येक हरित लवक में 40 to 60 ग्रेना देखे जा सकते हैं। थाइलेकोइड की कला जो है वो स्ट्रोमा से पृथक है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन जो होती है वो स्ट्रोमा को पृथक करती है। सिंगुलर ग्रेनम, इस तरह से देखिए, ये पूरा ग्रेना का मैंने डायग्राम बनाया है। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये थाइलेकोइड इंटरग्रेनल मेम्ब्रेन या फ्रेट मेम्ब्रेन इसको हम लोग कहेंगे। ये ग्रेना थाइलेकोइड की पट्टिकाएँ होती है, वो एक के ऊपर एक अरेंज होकर ग्रेना का निर्माण करती है। एक थाइलेकोइड की सिंगल संरचना हम देखें तो थाइलेकोइड की जो लेयर होती है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी रहती है। थाइलेकोइड की लेयर पर कई इस तरह के छोटे छोटे संरचनाएं पाई जाती है। इनको हम क्वांटासोम कहते हैं। पोरक और पोन ने 1963 में अध्ययन कर रहे थे। कुछ सूक्ष्म गोलाकार संरचना है, इन्हें हम क्वांटासोम कहते हैं। क्वांटासोम का परिमाप 200 एंगस्ट्रॉन तथा मोटाई 100 एंगस्ट्रॉन होती है। पारक एवं बिगिंस ने कहा कि क्वांटासोम 4 इकाइयों के बने होते हैं। पौधों में फोटोसिंथेटिक यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेटिक यूनिट क्वांटासोम को कहा जाता है। एक क्वांटासोम में लगभग 230 क्लोरोफिल अणु पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए और बी के लगभग 230 अणु जो हैं एक क्वांटासोम में पाए जाते हैं। इसके अलावा क्वांटासोम में कैरोटीनॉइड्स भी मौजूद होते हैं। इस तरह से ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन होती है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर ये गोलाकार संरचनाएं जो होती है इनको हम क्वांटासोम कहते हैं। और एक क्वांटासोम किससे मिलकर बना होता है? क्लोरोफिल ए प्लस बी तथा कैरोटीनॉइड से मिलकर बना हुआ होता है। इसको क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेटिक यूनिट। तो अगर हम लोग देखें तो क्लोरोफिल में ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, क्लोरोफिल में, और इस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में
क्वांटासोम की मौजूदगी। तो क्वांटासोम जो होगा वो फोटोसिंथेटिक यूनिट होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में होता है ग्रेना। ग्रेना किससे मिलकर बना है? थाइलेकॉइडिन मैम्ब्रेन। थाइलेकॉइड जो मैम्ब्रेन होती है उसमें कुछ गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है जिसको हम क्वांटासोम कहते हैं। और क्वांटासोम में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल मौजूद होता है। और ये जो क्वांटासोम, चूंकि क्लोरोफिल की मौजूदगी के कारण क्वांटासोम को फोटोसिंथेटिक यूनिट कहा जाता है। जो लाइट को ऑब्जर्व करने का काम, जो काम मुख्य रूप से कहाँ पर हो रहा है? ये क्वांटासोम में हो रहा है। क्योंकि ग्रेना जो है वहाँ क्लोरोफिल मौजूद है, इसलिए लाइट संबंधी जितनी अभिक्रिया हैं, लाइट रिएक्शन जो होती हैं वो कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना भाग में संपन्न होती है। और ये ग्रेना भाग में संपन्न होती है। पूरे प्रकाश संश्लेषण से संबंधित दो सिस्टम पाए जाते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड, जो थाइलेकॉइड मैम्ब्रेन पर उपस्थित होते हैं। फोटोसिस्टम सेकेंड और फोटोसिस्टम फर्स्ट थाइलेकॉइड मैम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। यहाँ पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ये लाइट को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। फोटोसिस्टम फर्स्ट में जो रिएक्शन सेंटर होता है वो क्लोरोफिल ए जो होगा वो P680 तरंग दैर्ध्य तक की लाइट को ऑब्जर्व करता है। 680 तरंग दैर्ध्य तक की जो लाइट होती है, 680 तक की जो लाइट ऑब्जर्व की जाती है वो रेड लाइट होती है। फोटोसिस्टम सेकेंड जो होगा उसका रिएक्शन सेंटर P6080 होगा। 680 का मतलब है ये लाइट 680 तरंग दैर्ध्य की लाइट इसके द्वारा ऑब्जर्व की जाती है। फोटोसिस्टम फर्स्ट जिसमें मुख्य रिएक्शन सेंटर जो होगा वो P700 यहाँ पर होता है, यानी कि ये 700 तरंग दैर्ध्य तक की लाइट को ऑब्जर्व कर सकता है। ये लाइट को कैप्चर करता है और यहीं से फोटोसिंथेसिस की क्रिया शुरू होती है। जैसे ये मैंने आप लोगों को दिखाया, ये रिएक्शन सेंटर फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड, जब दोनों सिस्टम साथ में काम करते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड, तो इसको कहा जाता है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। जब केवल फोटोसिस्टम फर्स्ट काम करता है तो उसको कहा जाता है साइक्लिक सिस्टम। साइक्लिक सिस्टम जब होगा तब केवल एटीपी बनेगी। नॉन साइक्लिक सिस्टम एक जेड आकृति बन रही है, इसको जेड स्कीम भी कहा जाता है। जब आप फाइनल ईयर में फिजियोलॉजी के पेपर पढ़ेंगे तो जेड स्कीम पे क्वेश्चन आता है, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि मैं यहाँ क्लोरोप्लास्ट को बता रही हूँ तो इतना डिटेल में नहीं बता सकती आप लोगों को हर चीज़ को। हम यहाँ फंक्शंस की ये बात कर रहे हैं, तो ये फंक्शन में मेन फंक्शन है इसका फोटोसिस्टम और फोटोसिस्टम सेकंड का कि यहाँ पर ऊर्जा बनती है एटीपी के रूप में तथा NADPH2 के रूप में। तो यहाँ और साथ में यहाँ ऑक्सीजन जल का अणु ब्रेक होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे। ऑक्सीजन तो वातावरण में मुक्त हो जाती है और हाइड्रोजन जो है वो NADPH से जुड़कर NADPH2 के रूप में काम करता है। एक NADPH2 से 3 ATP अणु बनते हैं। तो यहाँ ऊर्जा जेड स्कीम की अगर हम बात करेंगे तो जेड स्कीम में जो ऊर्जा होगी ये ऊर्जा ATP के रूप में और NADPH2 के रूप में बनेगी। और अगर आप लोग केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे तो ऊर्जा ATP के रूप में बनेगी। वहाँ पर जल का अपघटन नहीं होगा। यहाँ पर जल का अपघटन हो रहा है। मैग्नीशियम और जो क्लोरीन है उसकी उपस्थिति में जल के अणु का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन में ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त हो जाती है, हाइड्रोजन NADP के साथ जुड़कर NADPH2 का निर्माण करती है। और प्रकाश संश्लेषण से संबंधित डार्क रिएक्शंस होती है वो स्ट्रोमा में संपन्न होती है। और मुख्य रूप से डार्क रिएक्शन में भाग लेने वाला जो साइकिल है वो कैल्विन चक्र होता है यहाँ पर। और ये CO2 फिक्सेशन का प्रमुख साइकिल है। CO2 का जो फिक्सेशन होता है पौधों में, CO2 फिक्सेशन के लिए जो चक्र चलता है वो है कैल्विन चक्र, जहाँ ATP जो लाइट रिएक्शन के दौरान जो ATP बनी थी उस ATP का उपयोग कैल्विन चक्र के दौरान किया जाता है। कैल्विन चक्र की अगर हम बात करें तो 4 प्रमुख स्टेप यहाँ पर कैल्विन चक्र में हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला स्टेप है कार्बन फिक्सेशन होता है। कार्बन का 6 अणु राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो शुगर है वो 3 मॉलिक्यूल्स में 3 कार्बन अणुओं के एक यौगिक में टूटती है जिसे फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल कहा जाता है। ये इस चक्र के दौरान बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद है। इसके बाद
कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन होता है, शुगर यहाँ पर बनती है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होने के बाद फोर्थ जो स्टेप होगा वो रीजनरेशन ऑफ लास्ट फेज, यानी कि जो RUBP है, रेबुलोज बाइफॉस्फेट है, उसका पुनः उत्पाद होता है। इस तरह से ये चक्र जो है वो कंटिन्यूस 4 प्रोसेस में चलता रहता है। कार्बन फिक्सेशन का यहाँ पर है, शुगर यहाँ निर्मित होती है, शुगर यहाँ पर बनती है, और यहाँ पर जो शुगर बनती है वो स्टार्च के रूप में पौधों में स्टोरेज रहती है। शुगर जो आगे है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है, सुक्रोज जिसको हम कहते हैं उसमें कन्वर्ट होती है, और सुक्रोज में कन्वर्ट होने के बाद पौधों में जो भोजन है, भोजन के रूप में जो सुक्रोज के रूप में यहाँ संग्रहित रहती है। तो ये क्लोरोप्लास्ट की बात हुई कि आपने सबसे पहले प्लास्टिड की बात की। प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं यहाँ पर, जैसे हमें अवर्णी लवक, वर्णी लवक और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उस क्लोरोप्लास्ट में 2 मुख्य भाग हैं, स्ट्रोमा और ग्रेना। स्ट्रोमा जो होगा वहाँ पर लाइट रिएक्शन नहीं होगी, डार्क रिएक्शंस होती हैं। कैल्विन चक्र वहाँ प्रमुख चलता है। कैल्विन चक्र जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन चक्र है और इस दौरान शुगर का निर्माण होगा। और ग्रेना भाग होता है, ग्रेना जो होता है वो थाइलेकॉइड की पटलिकाओं से मिलकर बना होता है। थाइलेकॉइड की जो पटलिका होती है एक, उस पर कुछ सूक्ष्म गोलाकार कण होते हैं जिसको हम क्वांटासोम कहते हैं। एक क्वांटासोम में लगभग 230 क्लोरोफिल के A और B के अणु पाए जाते हैं, जहाँ पर फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड दोनों पाए जाते हैं। ये जो है लाइट रिएक्शन के प्रमुख स्रोत हैं, जहाँ चक्रीय और अचक्रीय 2 तरह की लाइट रिएक्शंस होती हैं। चक्रीय लाइट रिएक्शन में केवल ATP बनती है। नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH2 दोनों का निर्माण होता है। नॉन साइक्लिक में जल का प्रकाशिक अपघटन भी होता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है, हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं। ऑक्सीजन मुक्त होती है वो वातावरण में मिल जाती है, हाइड्रोजन NADP से जुड़कर NADPH2 का निर्माण करते हैं। एक NADPH2 से 3 ATP अणुओं का निर्माण होता है। तो ये क्लोरोफिल के प्रमुख जो है क्लोरोप्लास्ट के प्रमुख कार्यों में गिने गए हैं। कुछ वर्णक जो होते हैं प्लास्टिड में वो भोजन को संग्रहित करते हैं। भोजन मुख्य रूप से स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। इसके अलावा कभी कभी जो खासकर उन पौधों में जिनमें तेल की मात्रा अधिक होती है उनमें भोजन तेल के रूप में भी संग्रहित, वसा के रूप में संग्रहित होता है। जिन पौधों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर संग्रह प्रोटीन के रूप में होता है। हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। फैक्ट्री ऑफ सिंथेसिस ऑफ शुगर इन ऑटोट्रॉपिक यूकैरियोटिक क्लोरोप्लास्ट। केवल और केवल पौधों में पाई जाने वाली संरचना। व्हेन ग्रीन टोमेटो फ्रूट टर्न रेड देन, जब ग्रीन टोमेटो तो क्या होगा, न्यू क्रोमोप्लास्ट आर फॉर्म्ड, क्लोरोप्लास्ट आर डिसइंटीग्रेटेड एंड गेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट। मैंने बात की थी कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। रेड कलर के क्रोमोप्लास्ट में ल्यूकोपिन, जिसको हम लाइकोपिन कह रहे थे, उसमें कन्वर्ट हो जाने के कारण हरा रंग ग्रीन रंग रेड कलर में बदल जाता है। इन क्लोरोप्लास्ट वे डू लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ पर होगी, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में, क्योंकि वहाँ पर क्या मौजूद है, क्वांटासोम, और क्वांटासोम में क्या है, क्लोरोफिल है। तो क्वांटासोम है फोटोसिंथेटिक यूनिट। फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या बोलेंगे हम लोग इसको, आपको एग्जाम में प्रश्न आए कि फोटोसिंथेटिक यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज क्वांटासोम। क्लोरोप्लास्ट इज सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित सिमिलर है बिल्कुल, क्योंकि डबल लेयर मेम्ब्रेन ऑर्गन है जी, सर्कुलर DNA होगा इसमें भी, और 70S प्रकार का राइबोसोम है। तो ऑल ऑफ दी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट इन, कहाँ पर है, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में जल का मैंने अभी देखा ना हम लोगों ने कि ऑक्सीजन प्लस 2H प्लस, तो ये जो यहाँ हो रहा है वो स्ट्रोमा में हो रहा है। किस दौरान, थाइलेकॉइड ल्यूमेन, स्ट्रोमा नहीं, सॉरी गलत है, स्ट्रोमा नहीं, थाइलेकॉइड ल्यूमेन। जल का जो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर थाइलेकॉइड ल्यूमेन में ये होता है, थाइलेकॉइड ल्यूमेन, क्योंकि ये लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन ग्रीना भाग में संपन्न होती है। कैल्विन साइकिल और डायरेक्ट रिएक्शन कहाँ होगी, स्ट्रोमा में होती है। तो आप लोग अच्छे से क्लोरोप्लास्ट को पढ़िए। सीधा सा बड़ा प्रश्न आता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कार्य
एवं संरचना को विस्तारित रूप से समझाइए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, और जो प्रश्न कॉम्पिटिटिव में और आए हैं उनको सर्च कीजिए और सॉल्व कीजिए। थैंक यू।